हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। कक्षा 9th की एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उसकी शुरुआत करते हैं। उसके पहला चैप्टर है जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि लोग किस तरह अपना व्यवसाय करते हैं, किस तरह अपनी जीवन शैली करते हैं, किस तरह अपनी आय और व्यय का जरिया अपनाते हैं और अपने दैनिक क्रियाकलाप करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पालमपुर गांव की कहानी से। तो अवलोकन के लिए अवलोकन के लिए थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालनपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालनपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे कि लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं और मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालनपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए विभिन्न संस्थाएं किस प्रकार समायोजित होती हैं। तो एक परिचय के तौर पर हम इसका अध्ययन करेंगे। सुनिए, सबसे पहले है परिचय। परिचय क्या है? पालनपुर गांव का परिचय बताया है। पालनपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज है। कौन सा गंज है? रायगंज। पालनपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है रायगंज। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज से उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी बैलगाड़ी, भैंसा भग्गी से लेकर कई तरह के वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? 80 परिवार हैं जो भी उच्च जाति के हैं। उनके मकान, जिनमें से बहुत कुछ के बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति यानी कि दलितों के लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 है। 1/3 लोग दलितों के हैं, दलितों के घर हैं। और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिसमें से कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों में किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। ये पालमपुर का एक छोटा सा परिचय था। इसके बाद में है एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी। हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें की गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के बाद में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की कहानियों पर विचार करेंगे। क्या करेंगे? विचार करेंगे। क्या करेंगे? विचार। अब सुनो, ये बोल रहा है उत्पादन का संगठन क्या है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता भूमि की होती है तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता श्रम की होती है, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है, तो दूसरी क्रियाओं को शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है।
तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी की, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह से आगत है। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? कै औजार, मशीनें, भवन। औजारों और मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे कि किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार और मशीनों और भवनों का उत्पादन कई वर्षों तक प्रयोग में होता है और ये स्थायी पूंजी कहलाती है। कौन सी पूंजी कहलाती है? ये तो स्थायी पूंजी कहलाती है। ख में आता है कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल और नकदी पैसों की कार्यशील पूंजी कहते हैं। कच्चा माल और नकदी पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजार, मशीनों और भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रियाओं के दौरान समाप्त हो जाती हैं। आपको ये याद रखना है कि एक तो स्थायी पूंजी, जितने भी औजार वगैरह होते हैं, मशीनी उपकरण होते हैं, वो स्थायी पूंजी कहलाते हैं। कार्यशील पूंजी, कच्चा माल और नगद पैसे कार्यशील पूंजी कहलाती है। इसके बाद में एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। आजकल ये मानव पूंजी है। ज्ञान और उद्यम कौन सी पूंजी है? मानव पूंजी है। कौन सी पूंजी है? मानव पूंजी है। ये एक चित्र बताया गया है जिसमें देखिए आप मशीनें चल रही हैं, तो मशीनें स्थायी पूंजी हो गई, श्रम हो गया, और फिर इसके बाद में इन सब चीज़ों को खरीदने बेचने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, कच्चा माल लाना, कच्चा माल ले जाना, वो सारी व्यवस्था इसमें दिखाई गई है। अब इसमें उत्पादन भूमि चित्र, उत्पादन में प्रयुक्त श्रम स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। अब स्थायी पूंजी, श्रम, स्थायी पूंजी इसमें देखिए प्रयुक्त, इसमें प्रयुक्त भूमि, भूमि यानी कि एक कंपनी लग रही है जिसमें तो भूमि हो जाएगी, वो तो भूमि हो जाएगी उसके अंदर तो। इसके बाद में श्रम, जो ये मजदूरी कर रहा है। स्थायी पूंजी, जो ये मशीनें हैं, वो स्थायी पूंजी के अंतर्गत आ जाएंगी। ये चीज़ें हैं। इसके बाद में उत्पादन भूमि श्रम पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालनपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी ही कहेंगे। हम भौतिक पूंजी को पूंजी ही कहेंगे। अब आता है पालनपुर में खेती। पालनपुर में खेती। भूमि स्थिर है, भूमि तो स्थिर रहती है। पालनपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। ये किसान और कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। अब आता है कि पालमपुर में वर्ष 1960 में आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव के कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादकों को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। यानी कि पालमपुर में पहले से ही जितनी भी भूमि थी उस सब का उन्होंने कृषिकरण कर लिया है, यानी कृषि योग्य भूमि उन्होंने बना दी है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांवों की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में खरीफ किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं को चारे के प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। सर्दियों के मौसम में क्या उगाया जाता है? गेहूं। उत्पादित गेहूं से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं को रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी वर्ष में कई बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के
रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वह सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी, उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावी ढंग से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य से 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र में सिंचाई होने लग गई थी। इसके बाद एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। बहुविध फसल प्रणाली, एक से अधिक फसल उत्पन्न करना एक वर्ष के अंदर। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू की पैदावार कर रहे हैं। ये देखिए फसल, ये तो गेहूँ हो गया, ये बाजरा हो गया, ये गन्ना हो गया और ये आलू हो गया। चलो, इसके बाद में इसके क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाना आवश्यक है? अगर है तो बढ़ाइए, नहीं है तो छोड़िए। इसके बाद मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जा सकता है। 1960 के ये क्या आ गया, अच्छा इधर है, पहले हमें इस वाले पैराग्राफ का अध्ययन करना पड़ेगा। इस वाले का देखिए, सुनिए, ये बता रहा है भाई साहब संबंधित जुताई क्षेत्र। क्या बता रहा है ये? जुताई क्षेत्र संबंधित वर्षों में 1951 से 50 में 132, 90 से 91 में 186, 2000 से 2001 186, 2001 से 11 198, 11 से 12 196, 12 से 13 94, कम हो गई, 13 से 14 201, 14 से 15 198, फिर 15 से 16 197, 16 से 200। ये मतलब है मिलियन हेक्टेयर में जुताई के क्षेत्रों का वर्गीकृत किया गया है, एक सारणी बनाई गई है। इसके बाद में एक नीचे सारणी भी बनाई गई है जिसमें पॉकेट बुक एवं एग्रीकल्चर स्टेटिक्स 2020 आर्थिक सांख्यिकी निदान से कृषि निगम किसानों के कल्याण विभाग के द्वारा एक जुताई के क्षेत्र में वर्गीकरण किया गया है कि भाई कितनी भूमि कब कब उगाई गई है या उसमें कब कब खेती की गई है। सुनो, आप पालनपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी बनाइए। आपने देखा होगा कि एक ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाना का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपजाने के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक में मध्य तक के खेतों में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर और दूसरे प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते हैं। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज और HIV के द्वारा, HIV यानी कि HYV सीड्स होते हैं, ये बीजों के नाम हैं, गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए और परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा फसल उत्पन्न की जा सकती है। जैसे सुनो, आजकल के आधुनिक तरीके, ये भाई साहब खेत है, ये आधुनिक कृषि तकनीकी है, ये वाली जो ऐसा येलो कलर में दिखाया गया है, और ये अधिक उपजाने वाले बीज हैं ये वाले। या हमें उर्वरक का इस्तेमाल किया या कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया, डीजल का, नहर सिंचाई पानी का, पंप सेट का, बिजली का, बांध का, इन सब का उपयोग करने के बाद अच्छी फसल उत्पन्न की जा सकती है। इसके बाद आगे सुनिए, ये वाला
मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों में अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और रासायनिक खाद कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों और सिंचाई और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप एवं HYV बीज और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी और जिसने जुताई और कटाई के काम में को तेजी कर दिया और उन्हें इससे गेहूं में ज़्यादा पैदावार प्राप्त होने लग गई थी। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई थी। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की मात्रा काफ़ी उपलब्ध थी। अब उपलब्ध ज़्यादा हो गई मात्रा, जब उत्पादन ही ज़्यादा हो रहा है तो मात्रा भी ज़्यादा होगी। ये एक आरेख दिखाया गया है, एक आरेख बनाकर दिखाया गया। इसमें हरित क्रांति के दौरान फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई है। ये एक विचार विमर्श किया गया है कि भाई आरेख के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद में क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेतों की आधुनिक कृषि विधियों एवं प्राकृतिक साधनों का आधार अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक उपयोग और मिट्टी में उर्वरकता की कमी हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के जल सतत प्रयोग में भूमि जल स्तर कम हो गया है। ये सारी समस्याएं होने लगी हैं अब धीरे धीरे, और मिट्टी की उर्वरकता और भूमि जल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि को भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी ही चाहिए। कहने का मतलब है हमें कृषि कार्य करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पर्यावरण को तो नुकसान नहीं हो रहा है। ये पालनपुर गांव की खेती का एक दृश्य दिखाया गया है कि देखिए किस प्रकार से खेती हो रही है, सघन खेती हो रही है। इसके बाद में सुनिए आगे कि पालनपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास में खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालनपुर में 450 कितने 50 450 पालमपुर में 450 याद रखना 450 पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर ही खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। छोटे टुकड़ों में अगर हम खेती करेंगे तो आमदनी बहुत कम होगी, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लोगों की मजदूरी ज़्यादा लग जाएगी, उसमें मेहनत ज़्यादा लग जाएगी, लागत ज़्यादा आ जाएगी। इसके बाद में एक चित्र दिखाया गया है कि चित्र आप 1.5 में आप गांव के चारों बिखरे हुए भूमि के छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन छोटे टुकड़ों में किसान करते हैं दूसरी, और गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार में प्लॉट हैं। और पालमपुर मझले और बड़े किसानों को 60 परिवार हैं, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं, और कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक भूमि है। ये देखिए ये लोग बाग खेती कर रहे हैं अपने परंपरागत ढंग से। ये बैल चला रहा है, ये केमिकल छिड़क रहा है, ये हाथ से कुछ डाल रहा है उसमें। ये लोग क्या कर रहे हैं, खेती में बैलों से खेती की जुताई उताई कर रहे हैं, और ये ट्रैक्टर से कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है कि भाई परंपरागत ढंग से खेती किस प्रकार हो रही है, आधुनिक ढंग से बदलाव किस प्रकार हो गए। शुरू में देखिए यहाँ खेती ऐसे हो रही थी, फिर बैलों से, यहाँ छिड़काव मशीन से हो रहा है, यहाँ हाथों से हो रहा है, यहाँ जुताई बैलों से हो रही है, ट्रैक्टरों से हो रही है। फिर इसके बाद में ये बताया गया है, एक आरेख दिखाया गया है। आरेख में कृषि क्षेत्र और कृषकों की संख्या। ये कृषि क्षेत्र सीमांत एवं छोटे कृषक, ये भाई साहब सीमांत और छोटे कृषक
2 हेक्टेयर से कम इनके पास में ज़मीन है। अर्ध और मझले और बड़े कृषक 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है इनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है, इनके पास में 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। इनके पास अर्ध और मझले और बड़े कृषक, ये देखिए अर्ध और मझले और कृषकों की संख्या 85%, 44%। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा पारिश्रमिक आवश्यकता होती है। छोटे किसान और अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। दूसरे श्रमिकों को काम पे किराए पर लगाए जाते हैं। बड़े खेतों, जिनके पास में बहुत बड़ी ज़्यादा ज़मीन है, वो किसान खेतों में काम करने के लिए श्रमिक भूमिहीन परिवारों से आते हैं। बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से खेतों में काम करने वाले श्रमिकों पर उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन्हीं किसानों या मजदूरी मिलती है जिनके लिए वो काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु या अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, फसल से दूसरी फसल और खेत से दूसरे कृषि कार्यों में बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में काफ़ी भिन्नता है। खेत में काम करने वाले श्रमिक और दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं। उन्हें कार्य विशेष जैसे कि कटाई और पूरे साल काम करने पर रखा जाता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये मार्च 2019 के द्वारा निर्धारित किया गया है। लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने में सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकमली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकमली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक हैं। अब आता है खेती के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले देख चुके हैं कि खेती को आधुनिक तरीके से बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिक संख्या छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वो बड़े किसानों से या फिर गांव के साहूकारों या फिर खेती के लिए विभिन्न आगातों की पूर्ति करने के लिए व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसा कर्जों पर ब्याज की दर पर बहुत ऊंची होती है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। छोटे किसानों के विपरीत मझले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इसी तरह से आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसान ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किए हैं और गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं और वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसान के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम है तथा इसमें से एक बड़ा भाग परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारियां गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों में दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से लगभग 350 क्विंटल अधिशेष प्राप्त होता है और अपने अतिरिक्त गेहूं को वो
रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष के तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक में अपने खाते में जमा कर दिया था और बाद में इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसे बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े मझले किसान भी खेती के अधिकांश कृषि उत्पादकों को बेचते हैं और कमाई के भाग का अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपने खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपने ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने एवं दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी पालमपुर गांव का सारांश। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक उपज की जरूरत पड़ती है। मझले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है जो पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उसके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। अतिरिक्त संसाधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत पूंजी नहीं निकाल पाते हैं, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसान को अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है। नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श हो गया। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। खेतों में श्रमिकों की उपयोग सीमित है। अवसरों की तुलना में श्रमिक आस पड़ोस के गांव, शहरों और कस्बों से आ रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र के काम करना प्रारंभ कर दिया है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, हमने केवल कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गाँवों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस भूमि को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्यों शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों, शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध हैं। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों में अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़े लोग, भविष्य में लोगों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बड़े हैं। ये है पालमपुर गाँव की स्टोरी और ये पालमपुर गाँव के क्वेश्चन आंसर। तो चलो, आपने पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।